हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आइए, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के विषय रसायन विज्ञान पुस्तक भारती भवन के पाठ 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के लघुतरीय प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। तो स्टूडेंट, वैसे क्षेत्र जहां जल की कमी होती है यानी जल अपर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, उन क्षेत्रों में जल पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इससे पौधों की सिंचाई के साथ साथ जल का संरक्षण भी होता है। फसलों के सिंचाई की इस व्यवस्था को ड्रिप सिंचाई व्यवस्था या बूंद बूंद सिंचाई व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न है स्टूडेंट, जल संचयन क्या है। तो वर्तमान समय में धरातलीय एवं भूगर्भ भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण इनके भंडार में तेजी से कमी आ रही है। इसके चलते भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अतः भूमिगत जल का स्तर बनाए रखने के लिए वर्षा जल को नदियों, तालाबों, गड्ढों, पोखरों एवं कुओं में संचयन करना चाहिए। इस प्रक्रिया को जल संचयन कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कूड़े कचरों का पुनर्चालन से आप क्या समझते हैं। तो कूड़ा कचरा दो प्रकार का होता है, एक नम कचरा और दूसरा सूखा कचरा। नम कचरे का पुनर्चालन करके कंपोस्ट खाद या जैविक खाद का निर्माण किया जाता है, जबकि सूखे कचरे का पुनर्चालन करके प्लास्टिक, कागज, धातुएं, कांच और धातुओं को छांटकर उनका पुनर्चक्रण करके नई वस्तुएं तैयार की जाती है या बनाई जाती है। अतः पुनर्चालन वह प्रक्रिया है जिसमें कूड़े कचरों की छटाई करके उनका समुचित उपयोग किया जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मापदंड क्या हैं। तो वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अतः वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने 1989 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया। इसके बाद वाहन मालिकों के लिए धुएं के उत्सर्जन संबंधी नियम अधिसूचित किए गए या अनुसूचित किए गए। 1991 में पहली बार वाहन निर्माताओं के लिए उत्सर्जन संबंधी मापदंड जैसे यूरो 1 लागू किया गया। फिर 2000 में इन मापदंडों को संशोधित करके यूरो 2 लागू किया गया। अब हमारा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5 है, वन तथा वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो उत्तर, वन तथा वन्य जीव हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी, जलावन के लिए लकड़ी तथा शहद, कंदमूल, फल फूल, सब्जियां, पशुओं के खाल, हाथी दांत और लाह, रेशम तथा जड़ी बूटियां जैसी चीजें प्राप्त होती है, जबकि वन्य प्राणी हमारा मनोरंजन करते हैं। वन्य जीवों से हमें खाल, दांत, सींग, कस्तूरी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं
प्राप्त होती है। वन्य जीव विदेशी सैलानियों का मनोरंजन करते हैं, जिससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब हमारा प्रश्न संख्या 6 है, वन एवं वन जीव के संरक्षण के उपायों का उल्लेख करेंगे। तो वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए, नए वृक्ष लगाए जाए, वनों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, वृक्षों की प्रतिवर्ष गणना की जाए, वन महोत्सव का आयोजन किया जाए और वनों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास किया जाए। वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इनमें 2 प्रमुख हैं। वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए तथा शिकारियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाए। दूसरा, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव आरक्षण क्षेत्रों की स्थापना की जाए। हमारा 7वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम की महिलाओं ने वनों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपककर एक जन आंदोलन की शुरुआत की। चूंकि पेड़ों से चिपककर महिलाएं वृक्षों की रक्षा कर रही थीं, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। या इस आंदोलन के पूर्व राजस्थान के महिलाओं ने भी खेजड़ी नामक वृक्ष को बचाने के लिए उससे चिपककर अपने जान दे दी थी। इस आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने अपना सहयोग किया। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, जल संचयन क्यों जरूरी है? जल संकट से निपटने के लिए जल संचयन जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिकरण के कारण भूमिगत जल और धरातल पर उपस्थित जल के भंडारों में तेजी से कमी हो रही है एवं इसके कारण जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी लोगों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए जल संचयन आवश्यक है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए हमें जल संचयन करना चाहिए। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। बांध से क्या लाभ होता है, बताएं। तो बांध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। बांध से हमें निम्नलिखित लाभ होता है। नंबर 1, बांध के द्वारा पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। बांध से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था का विकास किया जाता है। इसके द्वारा बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। बांधों से नदियों का जल रोककर बिजली का उत्पादन किया जाता है। बांध के द्वारा अंतर्देशीय परिवहन एवं पर्यटन का विकास होता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, बांध से क्या हानि होती है, बताएं। तो बांध से निम्नलिखित हानि होती है। नंबर 1, गाद की समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 2, विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है। गाद के निर्माण से नदियों का जो पेटी है वह भर जाता है, जल सड़ने लगता है, जिससे जल के गुणवत्ता में कमी आती है। वनों का व्यापक विनाश होता है। जैव विविधता के द्वारा किसी विशिष्ट प्रजाति के नष्ट होने का खतरा बनता है। भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती है। अगर बांध टूट जाए तो बाढ़ से विनाश होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब हमारा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 11 है, चिपको आंदोलन क्या है, हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम की महिलाओं
ने वनों के अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपककर एक जन आंदोलन की शुरुआत की थी। चूंकि पेड़ों से चिपककर महिलाएं वृक्षों की रक्षा कर रही थी, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट ने अपना समर्थन दिया। वनों का संरक्षण हमें निम्नलिखित कारणों से करना चाहिए। नंबर 1, वनों से हमें फल, मेवे, सब्जियां एवं दवाइयां प्राप्त होती हैं। वनों से हमें इमारती लकड़ी एवं जलावन के लिए लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं। वन के कारण हमारे पृथ्वी पर वर्षा होती है। वन वन्य प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं।